जब मैंने सब कुछ छोड़कर दूसरे देश जाने की तैयारी शुरू की, तो मेरी नकली भूलने की बीमारी वाली गर्लफ्रेंड ने ठंडे चेहरे से मुझे चेतावनी दी, प्लीज अपना सारा सामान पैक करो और जितनी जल्दी हो सके हमारे घर से निकल जाओ। मेरा बॉयफ्रेंड जल्द ही यहां शिफ्ट होने वाला है और तुम्हें यहां देखकर उसे जलन होगी। मैंने बिना सिर उठाए बस शांति से कहा, ठीक है। उसे मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ और वो अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए बोली, और हां, प्लीज भविष्य में खुद को मेरा बॉयफ्रेंड होने का दावा मत करना। मेरा बॉयफ्रेंड लू सिन्यान ये जानकर बहुत दुखी हुआ। मैं एक पल के लिए रुका और फिर सिर हिला दिया। मैंने उसे कोई सफाई नहीं दी। इस बार मैं अपना नाम बदलकर विदेश पढ़ने जा रहा हूं। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई लगाव नहीं बचा है। वैसे भी उसे एक्टिंग करना पसंद है, तो मैं भी उसके साथ एक्टिंग करूंगा। आखिरकार वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए बेहतर यही है कि हम फिर कभी न मिलें। रात हो चुकी थी जब मैं नाम बदलने की सारी औपचारिकताएं पूरी करके वहां से निकला। मैंने एक टैक्सी रोकी और अपने फोन पर फ्लाइट के टिकट ढूंढने लगा। हालांकि नाम बदलने की अर्जी जमा हो चुकी थी, लेकिन मंजूरी मिलने में अभी भी 1 महीना लगना था। इसलिए मैंने अगले महीने की पहली तारीख के लिए मेलबर्न की फ्लाइट बुक कर ली। फिर मैंने विदेश में पढ़ाई करवाने वाली एजेंसी को ऑफर स्वीकार करने के लिए एक मैसेज भेजा। वो रात मेरे पिछले महीने की किसी भी दूसरी रात से ज्यादा सुकून भरी थी। अगली सुबह मैं उठा और नाश्ता किया। फिर मैंने सु मेंग याओ से जुड़ी अपनी सारी चीजें साफ कर दी। इसके लिए मैंने सारे गिफ्ट, हमारे कपल कपड़े और स्टूडेंट लाइफ के दौरान दिए गए सारे लव लेटर कूड़ेदान में फेंक दिए। मैं इन सब में व्यस्त था कि अचानक सड़क के किनारे एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सु मेंग याओ थी। वो एक आदमी का हाथ थामे कार से बाहर निकली। मुझे देखने के बाद भी उसने मुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। मैं जानता था कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अपनी भूलने की बीमारी, एमनीसिया की वजह से की गई उसकी हर गलती को मैं माफ कर दूंगा। शुरू से ही सु मेंग याओ ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया था। उसने मेरी सारी चीजें खिड़की से बाहर फेंक दी थी। मुझे लगा था कि अब मुझे सड़क पर रहना पड़ेगा, लेकिन तभी मेरे पड़ोसी मलिक ने मुझसे संपर्क किया। उसने कहा कि वो विदेश जा रहा है और उसने मुझे अपना घर सबसे कम किराए पर दे दिया। उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि ये सब उसका रचा हुआ एक नाटक था। उसे डर था कि मैं सचमुच कहीं चला जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे रोकने के लिए ये तरीका अपनाया। पिछले महीने मेरे साथ हुए इस धोखे को याद करके मैं खुद पर हंस रहा था। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि आज वो कौन सा नया नाटक करने वाली है। मैंने आखिरी डिब्बा उठाया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। तभी सु मेंग याओ की नजर उन चीजों पर पड़ी जिन्हें उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया था, और उसका असली चेहरा सामने आ गया। तुमने ये सारी चीजें बाहर क्यों फेंक दी? मैंने उसकी तरफ एक शांत नजर से देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, है ना? तो फिर तुम्हें ये सारी चीजें कैसे याद है? सु मेंग याओ को तुरंत एहसास हुआ कि सच उसके मुंह से निकल गया है। उसने जल्दी से अपने चेहरे के हाव भाव बदले और ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। मैं तो बस पूछ रही थी, मुझे पुरानी बातें कैसे याद रह सकती है? अब तो मुझे सिर्फ लूसी नियान ही पसंद है। आखिर जब नांजो में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, तो सिर्फ उसी ने मेरी देखभाल की थी। कार एक्सीडेंट? उसकी याददाश्त खोने का नाटक भी एक नाटक ही है। कौन सा कार एक्सीडेंट? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे थाम रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। ये एक नया चेहरा था। शायद लूसी नियान आजकल सु मेंग याओ के लिए टाइम पास का एक पसंदीदा जरिया थी, तभी तो वो उसे इतनी शांति से यहां ले आई थी। मैं अब उससे किसी भी बेकार बात पर बहस नहीं करना चाहता था।
मैंने बस हाँ कहा और वापस विला में चला गया। सु मेंग याओ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लगा था कि किसी और को घर में आते देखकर मैं गुस्सा हो जाऊंगा या मुझे जलन होगी, लेकिन मैं इतना शांत कैसे था? सु मेंग याओ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं आई और नहीं उसने कोई सफाई दी, और वो बस मुझे दरवाजे के पीछे ओझल होते हुए देखती रही। रात के 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने अपने हाथ से पैकिंग बैग नीचे रखा और दरवाजा खोलने चला गया। मेरे सामने वही आदमी था जिसे सु मेंग याओ अभी अभी अपने साथ लाई थी। उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। नमस्ते, मेरा नाम लूसी नियान है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के घर रहने वाली हूं। चूंकि अब हम पड़ोसी हैं, तो क्या हम अपने कांटेक्ट नंबर आपस में बदल सकते हैं? कोई जरूरत नहीं। मैंने बिना सोचे समझे उसे मना कर दिया, और जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, लूसी नियान ने मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया। उसने जल्दी से वेचैट खोला और खुद को मेरी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ लिया। मेरा गुस्सा वाला चेहरा देखकर उसने मुस्कुराते हुए फोन वापस कर दिया और बहुत ही नरम लहजे में कहा, हम दोस्त बन सकते हैं। आखिर हमें एक दूसरे से मिलते जुलते रहना ही है। वैसे क्या तुम्हारे पास छाता है? दिन में हमने जो भी चीजें खरीदी थी वे सब खत्म हो गई है। क्या तुम मुझे कुछ छाते उधार दे सकते हो? जब मैंने फोन वापस लिया तो मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। मेरे पास नहीं है। लेकिन लूसी नियान उन लोगों में से नहीं थी जो इतनी आसानी से हार मान ले। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ तौर पर मजाक झलक रहा था। हाँ, शायद मैंने गलत आदमी से पूछ लिया। मेंग याओ तुम्हें छोड़कर चली गई है, तो तुम्हारे पास छाता कैसे होगा? मुझे पता था कि वो जानबूझकर मुझे उकसा रही थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद करने के लिए हैंडल खींचा। तभी लूसी नियान ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। भाई, मुझे पता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते। मैं तो बस कुछ मसाले मांगने आई थी ताकि मैं मेंग याओ के लिए रात का खाना बना सकूं। अगर तुम नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों? लूसी नियान का ये अचानक का नाटक देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे पता ही नहीं चला कि मेंग याओ सीढ़ियों से दौड़ती हुई कब नीचे आ गई। उसने तुरंत लूसी को सहारा दिया और उसे खड़ा किया। उसने ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसके लहजे में लूसी नियान के लिए गहरी चिंता झलक रही थी। तुम्हारी लूसी नियान से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम बिना किसी वजह के इतना तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज उसके साथ नरमी से पेश आना। ये कहते हुए उसने मेरे चेहरे के हाव भाव की तरफ देखा भी नहीं। उसे पकड़ा और सीधे चली गई। उसकी कही हर बात मेरे कानों में गूंज रही थी और अनजाने में ही मेरी मुट्ठियां कस गई। मैं उसे अंधेरे में ओझल होते हुए बस घूरता रहा। मैंने बिना किसी भाव के अपना हाथ उठाया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आधी रात को मैंने अपना फोन बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। नींद से जागते हुए मैंने बिना कुछ सोचे समझे कॉल उठा लिया। अगले ही पल स्क्रीन का इंटरफेस बदल गया। चलते हुए कैमरे के लेंस और उन घिनौने दृश्यों को देखकर मेरी नींद पूरी तरह से उड़ गई। जब मुझे एहसास हुआ कि फोन के दूसरी तरफ वाले लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं एक मूर्ति की तरह बस सुनता रहा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और कॉल काट दिया। नींद से भरी मेरी आंखों में खून की लाल लकीरें फैल गई थी। इसके बाद मैं कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला, जब तक मेरे सबसे अच्छे दोस्त की शादी का दिन नहीं आ गया। मैंने अपना ख्याल रखा और फिर बाहर निकला। होटल पहुंचने के बाद शादी शुरू होने से पहले मैंने उसे अपना गिफ्ट दिया। हमने थोड़ी देर बात की। मेरी दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शायन, मैंने सुमंग्या को भी शादी का कार्ड भेजा था।
उसने भी आने के लिए हाँ कर दी है। तुम थोड़ी देर बाद जाकर उसे रिसीव कर लेना। उससे जितना हो सके बात करना। किसे पता, शायद उसे तुम्हारे प्रपोजल वाला सीन याद आ जाए और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। मैं थोड़ी देर शांत रहा और फिर ना में अपना सिर हिला दिया। मेरे चेहरे से गायब हुई मुस्कान को देखकर मेरी दोस्त की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ? क्या तुम अब और कोशिश नहीं करना चाहते? मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि मैंने सुमंग्या को लुसीन के साथ दरवाजे पर खड़ा देखा। मेरी दोस्त ने भी उसी तरफ देखा। उन्हें एक दूसरे को गले लगाते देखकर मेरी दोस्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने तुरंत उसे रोक लिया। मेरी आवाज बहुत थकी हुई थी। रहने दो, ये तो बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरा दोस्त समझ नहीं पाया कि मेरे कहने का क्या मतलब था। वो मुझसे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी बेस्ट मैन, दूल्हे का खास दोस्त, वहां आ गया। शादी बस शुरू ही होने वाली थी। मैंने अपने दोस्त को मनाने की पूरी कोशिश की और उसे स्टेज पर भेज दिया। हॉल में शादी के संगीत की आवाज सुनकर मैंने गहरी सांस ली और मुख्य हॉल में वापस आ गई। सभी मेहमान अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। सिर्फ सुमंग्या के बगल वाली सीट खाली थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद मैं वहां बैठ गई। शादी के पूरे कार्यक्रम के दौरान लुसीन लगातार सुमंग्या से चिपकी हुई थी। वो उसे खाना परोसने की जिद कर रही थी और सुमंग्या उसकी कही हर बात मान रहा था। कभी वो उसके लिए ड्रिंक डालती तो कभी उसका सूप ठंडा करती। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। यहां तक कि जब लुसीन ने उसे अपनी नकली मिठाइयां दी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खा लिया। उन्हें इतना करीब देखकर मैंने अपनी नजरें फेर ली और स्टेज के बीचों बीच देखने लगी। मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने अपनी चॉपस्टिक्स को छुआ भी नहीं। मेरे बगल में बैठी मेरे दोस्त की मां ने मुझे खाने के लिए कुछ दिया और मुझसे और खाने को कहा। मैं अपनी आंटी की बात टालना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने एक डंपलिंग उठा ली। लेकिन तभी मेरे बगल में बैठे सुमंग्या ने ये देख लिया और मेरे हाथ से डंपलिंग छीन ली। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? इसमें सी फूड भरा हुआ है। तुम्हें इससे एलर्जी है। तुम इसे नहीं खा सकती। मैं जमीन पर झुक गई, डंपलिंग उठाई और उसे गौर से देखा। तब सुमंग्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहुत ही अजीब सा मुंह बनाया और 2 लाइनों में सफाई दी। घर की नौकरानी कभी सी फूड नहीं खरीदती। मैंने उसे कई बार ऐसा कहते हुए सुना है। ये कहने के बाद उसकी मेरे चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई और वो बैठ गई। लुसिनियन उसके कान के पास आया और मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा। सुमंग्या ने अपना सामान नीचे रखा और उसे वहां से खींचकर दूर ले गई। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे कहाँ गए। बुके टॉस सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरी सांसें थम गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सबसे अंदर वाले क्यूबिकल से एक बहुत ही धीमी मर्दाना आवाज आई। तुम इतनी बेबाक कैसे हो सकती हो? तुम एक शादी में आई हो और तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? इस सवाल के बाद मुझे हल्की सी हंसी सुनाई दी। बेशक मुझे यह पसंद आया। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और ऊपर लगे साइन बोर्ड की तरफ देखा। मेरी उंगलियां मेरी हथेली में गहराई तक गड़ गई थी। मुझे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। वॉशरूम में फिर से सन्नाटा छा गया। आखिरी बार मैंने उस क्यूबिकल की तरफ देखा जिसका दरवाजा बंद था। मेरी आंखें लाल हो गई थी और फिर मैं मुड़ी और वहां से चली गई। शादी के बाद मैंने अपनी दोस्त को बाय कहा और जैसे ही मैं लिफ्ट से नीचे उतरी, मुझे सड़क पर वही स्पोर्ट्स कार दिखाई दी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और टैक्सी रोकने के लिए आगे बढ़ गई। तभी न जाने कहां से लुसिन्यान आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेंग्याओं को कंपनी में कुछ काम था, इसलिए वो पहले ही चली गई
और कार मेरे लिए छोड़ गई। हम दोनों आसपास ही रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, इसलिए बेपसी में मुझे अपनी सीट बेल्ट लगानी पड़ी। लू सिन्यान आम बातचीत का बहाना बनाकर लगातार मुझ पर ताने कसता रहा। तुम्हें पहले से ही पता था कि मेंग्याओ अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसे सच बताने की कोशिश नहीं की? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और शांत भाव से कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? मैं भी मेंग्याओं के साथ खड़े होकर गर्व से उसकी मंगेतर बनना चाहती हूं, भले ही अभी उसका ऐसा कोई इरादा न हो। लेकिन तुम्हें भी पता है कि उसे मेरा जिस्म कितना पसंद है। आज नहीं तो कल उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। लू सिन्यान गुस्से से पागल हो गया। उसने कुछ और भड़काने वाली बातें कहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा दिखावा किया जैसे वो वहां है ही नहीं। लू सिन्यान मेरे इस रवैये से बहुत नाराज था। उसने सामने एक मोड़ देखा और अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। अचानक लगे झटके से मेरा पूरा शरीर बेकाबू हो गया और आगे की ओर झुक गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि कांच के टुकड़े मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने अपना चेहरा बचाने के लिए तुरंत अपने हाथ आगे कर दिए। मेरे हाथों से गहरा लाल खून बहने लगा। मैं कार के दरवाजे से टकरा गई और मुझे जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका था। मेरे कानों में बहुत शोर सुनाई दे रहा था। समरीज के दोनों हाथों का तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन अब अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो ये सर्जरी कर सकता है। जिस मरीज का इलाज पहले नहीं होगा, उसके विकलांग होने का खतरा हो सकता है। मिस्सू, आप किसे बचाना चाहती हैं? ये सुनकर मैंने थोड़ा होश में आने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से मेरे गले से दो शब्द निकले, मेरे हाथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे हाथों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो छोटा सा गर्म हाथ जिसने मेरा बायां हाथ पकड़ रखा था, ये आवाज सुनकर तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे एक पल के लिए सु मेंग्याओं के चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने लू शिन्यान के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, पहले लू शिन्यान को बचाओ। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मैं अंधेरे में बेहोश हो गई थी। शायद ये एनेस्थीसिया का असर था कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, लेकिन मुझे अपने आसपास कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। दो लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी आवाजें बहुत जानी पहचानी लग रही थी। बहन मेंग्याओ, तुमने तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। अब तुम इसे कैसे संभालोगी? गु शिन्यान के लिए उसके हाथ उसकी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, और तुमने पहले लू शिन्यान को बचाने की कोशिश की। क्या तुम गु शिन्यान को मारना चाहते हो? मैं शिन्यान को क्यों मारना चाहूंगी? ये तो बस एक इत्तेफाक था कि वो उसी समय होश में आ गया। अगर मैं उसे पहले बचाने के लिए मान जाती तो एनेस्थीसिया का मेरा नाटक सबके सामने आ जाता। अब बस 20 दिन बचे हैं। मैं तो बस थोड़ा और मजा करना चाहती थी। मैं शिन्यान को कुछ नहीं होने दूंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? अगर गु शिन्यान के इलाज में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो उसके हाथ हमेशा के लिए खराब हो जाते। अगर उसे होश आ गया और उसे सच पता चल गया तो तुम्हारे और उसके बीच कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मेरी बात सुनकर जिस व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, वो शायद बहुत घबरा गया था, क्योंकि उसे पसीना आ रहा था। कुछ मिनटों बाद उसने मेरे माथे पर चूमा और पूरे भरोसे के साथ कहा कि उसे कभी सच पता नहीं चलेगा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। बस 3 दिन और तब डॉक्टर कहेंगे कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। काफी देर बाद कोई कमरे से बाहर निकला। दूसरा व्यक्ति अभी भी मेरे हॉस्पिटल बेड के पास बैठा था और धीरे धीरे बातें कर रहा था। जियान, हमारी शादी का दिन बहुत करीब है।
मैंने शादी की अंगूठी भी ऑर्डर कर दी है। जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आएगी, तुम उसे देख पाओगी। जब हमारा मैरिज सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा, तो मैं तुम्हें ऑरोरा दिखाने ले जाऊंगा। तुम्हें याद है जब हमारी तीसरी सालगिरह थी और तुमने टूटते तारे को देखकर एक विश मांगी थी? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो। उस समय मैं बहुत खुश था। मैं भी अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम हो रहा था और मुझे याद आया कि ये व्यक्ति कौन था। ये मेरी मंगेतर मिंग्याओ थी। वो मेरे बारे में बहुत चिंतित थी। हर आधे घंटे में वो डॉक्टर को बुलाकर मेरी हालत चेक करवाती थी। वो मुझे प्यार से पानी पिलाती और मेरा कंबल ठीक करती। वो एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं हटी। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया, उसका सारा प्यार जो मेरे लिए था, एक लहर की तरह दूर चला गया। उसे वार्ड से बाहर जाते देख मेरी आंखों में एक टीस सी उठी। जब मैंने अपना फोन उठाया और समय देखा, तो मुझे पता चला कि मैं 3 दिनों से बेहोश था। मेरे मैसेज बॉक्स में अभी भी विज्ञापनों और फोन बिलों के नोटिफिकेशन पड़े थे। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरा नाम बदलने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसके बाद सु मिंगयाओ मुझसे मिलने के लिए काफी समय तक नहीं आया, लेकिन लू शिन्यान मुझे हर दिन बहुत सारे मैसेज भेजता था, जिनमें वह मुझे भड़काऊ बातें और अपने रोमांस की तस्वीरें भेजता था। मैंने उनमें से कोई भी मैसेज नहीं खोला और सीधे अपने फोन को डीएनडी मोड पर डाल दिया। कुछ दिनों बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जैसे ही मैं अस्पताल के गेट पर पहुंचा, मुझे यूनिवर्सिटी का एक सीनियर मिला जो मुझे पसंद करता था। हमने थोड़ी देर बात की। मैं खुशी खुशी उससे बात कर ही रहा था कि न जाने कहां से सु मिंगयाओ आ गया और उसने मेरा हाथ खींच लिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसने बहुत ही शक भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और जलते हुए लहजे में बोला, तुम्हें उसके इतने करीब जाने की इजाजत किसने दी? मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसे ताना मारा। क्या तुम्हारी याददाश्त नहीं चली गई थी? क्या तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार नहीं कर दिया था? मैं जिससे चाहूं उससे बात करूंगा। मुझ पर रोक-टोक करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे उसकी प्रतिक्रिया की जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने एक टैक्सी रोकी और वहां से चला गया। मेरी बातों ने सु मिंगयाओ को पूरी तरह से चुप करा दिया था। वो कुछ भी नहीं कर पाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब मैंने अपने खाली समय में अपने खर्चों का हिसाब लगाया, तो मुझे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है। तभी मेरे एक पुराने ग्राहक ने मेरी मुलाकात एक बड़े क्लाइंट से करवाई। मैं वैसे भी खाली ही था, इसलिए मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया। लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा, तो मुझे पता चला कि वहां एक बर्थडे पार्टी चल रही है। सु मिंगयाओ को लू शिन्यान का हाथ पकड़े हुए देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैं पहले ही एडवांस पेमेंट ले चुका था। इसलिए मुझे अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा और अपना कैमरा निकालना पड़ा। मुझे देखते ही लू शिन्यान ने तुरंत अपनी टाई ठीक की और मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। फोटो नीचे के एंगल से लेना और ब्राइटनेस कम रखना। जब वो स्टेज पर गया, तो मैंने कैमरे को जूम किया। मैंने उसकी मांगों के अनुसार सैकड़ों फोटो खींची, लेकिन लू शिन्यान को एक भी फोटो पसंद नहीं आई और उसने मुझे फिर से फोटो खींचने के लिए मजबूर किया। मैंने बहुत सब्र से 3 से 4 बार फिर से फोटो खींची, जिससे मेरी पतली कलाई में फिर से दर्द होने लगा। लू शिन्यान ने मेरी तरफ देखा और मजाक में कहा, तुमने किस तरह की फोटो खींची है? गुशिया, तुम्हें एक बेहतरीन फोटोग्राफर माना जाता है, लेकिन लगता है कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना लोग कहते हैं। चलो, पिछली फोटो ही इस्तेमाल कर लेते हैं। कम से कम उनमें से कुछ तो देखने लायक है। मेरे आसपास के लोग भी मुझ पर हंसने लगे। मैं थोड़ा और तन कर खड़ी हो गई। उस समय लू शिन्यान और भी ज्यादा घमंडी हो गया। वो सु मिंगयाओ के पास गया, पीछे मुड़ा और मेरी तरफ हाथ हिलाया। मेरी नजरें एक जगह टिक गई, लेकिन जल्द ही मैं अपने सामान्य
भावहीन चेहरे पर लौट आई। मैंने अपना कैमरा उठाया, लेंस उनकी तरफ किया और शटर बटन दबा दिया। लू शिन्यान ने कई पोज दिए और आखिर में सु मेंग्याओं को किस किया। ठीक उसी पल पूरी पार्टी में जोरदार चीख पुकार मच गई। ये क्या हो रहा है? ये आवाजें सुनकर सु मेंग्याओं का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। उसने लू शिन्यान की कमर से अपना हाथ हटाया और थोड़ी घबराहट के साथ मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं नीचे कैमरे में देख रही थी और फोटो चेक कर रही थी। अभी जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्टी रात 11 बजे खत्म हुई। मैंने अपना कैमरा वापस बैग में रखा, एक टिश्यू पेपर निकाला और अपने कपड़ों से केक पोंछने लगी। लू शिन्यान ने गलती से मुझ पर केक गिरा दिया था। तभी मुझे खाली हॉल में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि लू शिन्यान मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहा है। आज तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें काफी पैसों की जरूरत है ना? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कुछ और फोटो खींचो। मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। क्या तुम ये करोगे? पैसे डबल? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। लू शिन्यान मुझे सीधे होटल के कमरे में ले गया। उसने सबसे पहले शूटिंग का एंगल और कंटेंट तय किया। मैं एक कोने में अपना कैमरा सेट कर रहा था। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। लू शिन्यान को दरवाजा खोलने की कोई जल्दी नहीं लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अब बस शुरू होने ही वाला है, सब कुछ रिकॉर्ड करना मत भूलना। ये कहते हुए उसने पर्दा खींचकर उस कोने को ढक दिया, जिससे कैमरे के लिए बस थोड़ी सी जगह ही बची रह गई। मैं उस छोटी सी जगह में बैठ गया और पास आती हुई कदमों की आहट सुनने लगा। नीचे झुकते हुए उस रोमांटिक रोशनी में लू शिन्यान ने एक औरत की टाई खींची और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उनके शरीर एक दूसरे से पूरी तरह चिपके हुए थे। कैमरे के लेंस में सु मेंग्याओं को लू शिन्यान को इतनी मासूमियत से चूमते हुए देखकर स्टैंड पर रखे मेरे हाथ कसकर भिंच गए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसी कमरे में मौजूद हूं। कमरे के अंदर मेरे लिए उसकी हवस और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उन लगातार आती आवाजों को सुनते हुए मैं पूरी तरह से खामोश था। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा हो। रात के 3 बजे कमरे का शोर थम गया और मुझे बाथरूम से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। मैंने पर्दा हटाया और नंगे पांव घिसटते हुए बाहर निकला। मैं जमीन पर बिखरे कपड़ों को पार करता हुआ गया, मेमोरी कार्ड मेज पर रखा और कमरे से बाहर निकल गया। आधी रात को सड़क पर कोई नहीं था और मैं बिना किसी मंजिल के भटक रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक चलता रहा। जब मैं होश में आया, जब मैंने अपनी थकी हुई आंखें खोली, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने हाई स्कूल पहुंच गया हूं। पुरानी यादें ताजा होने लगी। खेल के मैदान के 1000 मीटर वाले ट्रैक पर सु मेंग्याओं ने मेरा हाथ थामा था। मेरे जन्मदिन पर उसने पूरे ऑडिटोरियम को गुलाबों से सजाया था और झंडा फहराने वाले मंच पर पूरे स्कूल के सामने मुझे प्रपोज किया था। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन मेरे दिल का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। मैं स्कूल की बिल्डिंग की तरफ गया और टीचिंग डायरेक्टर से मिला, जो शायद काम पर आए थे, क्योंकि सु मेंग्याओं ने मुझे इतने शानदार तरीके से प्रपोज किया था। इसलिए स्कूल के लगभग सभी टीचर मुझे पहचानते थे। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए मुझे नमस्ते कहा। गुशिया, तुम अचानक स्कूल वापस कैसे आ गए? सु मेंग्याओ कहा है, मैंने कुछ समय पहले सुना था कि तुम दोनों की सगाई हो गई है। क्या तुम हमें शादी का कार्ड देने आए हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बात बदल दी। मैं यहां काफी समय से नहीं आया था, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं यहां से गुजर ही रहा हूं तो टीचर से मिल लेना चाहिए। हम दोनों बातें करने लगे और पुरानी यादों में खो गए। बहुत सी बातें याद करने के बाद हम दोनों बहुत भावुक हो गए। विदा लेने से पहले डायरेक्टर को कुछ याद आया। उन्होंने ऑफिस की अलमारी से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी निकाली
और मुझे दे दी। मैंने ये डायरी सु मेंग्याओं से स्टडी क्लास के दौरान अनुशासन की जांच करते समय ली थी। चूंकि अब तुम दोनों शादी कर रहे हो, इसलिए प्लीज इसे वापस ले लो। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। मैंने वो डायरी ली और टीचर के सामने सिर झुकाया। वापस जाते समय मैंने डायरी खोली और सु मेंग्याओं की लिखावट देखी। हर पन्ने पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था। उस डायरी में एक लड़की के दिल की बातें लिखी थी, जिसे एक लड़का पसंद करता था। इसे पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आई और आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। हर एक आंसू मेरे अतीत की एक याद था और एक तरह की विदाई भी। जब गाड़ी विला के दरवाजे पर रुकी तो मैंने डायरी बंद कर दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी मुलाकात सु मेंग्याओं से हुई, जो अभी अभी वापस आई थी। उसकी गर्दन पर लव बाइट्स के लाल निशान देखकर मुझे पिछली रात की घटना याद आ गई और मैंने अपनी नजरें फेर ली। सु मेंग्याओं ने गौर किया कि शायद मैं रोया था। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ पूछने ही वाली थी कि लू सिनियन, जिसने उसे पकड़ रखा था, मेरी लाल आंखों को देखकर हंसने लगा। तुमने पिछली रात बहुत मेहनत की है। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। मुझे तुम्हारा किया हुआ शूट पसंद आया। तुम्हें भी जरूर पसंद आया होगा, है ना? उसकी ये ताना भरी बात सुनकर सु मेंग्याओं के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तुम्हें क्या पसंद आया? रात के पहले हिस्से में ली गई जन्मदिन की तस्वीरें? और भला ये क्या हो सकता था? रात का दूसरा पहर। उसे इस तरह बेतुकी बातें करते देख सु मेंग्याओं का दिल टूट गया। उसने तुरंत अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और घर की ओर मुड़ गया। कूड़ेदान के पास से गुजरते हुए मैंने डायरी उसमें फेंक दी। जवानी के वे दिन, जो प्यार और सच्चाई से भरे थे, अब पूरी तरह से दफन हो चुके थे। जाने से पहले मैंने मकान मालिक को मैसेज किया और बताया कि मैं अब किराया नहीं दूंगा। मकान मालिक मुझसे बार बार पूछता रहा कि मैं घर क्यों खाली कर रहा हूं। मैंने कोई भी बहाना बना दिया। मकान मालिक ने कहा कि वह मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे सकता है और अगले महीने के बीच तक मुझे रहने दे सकता है। मुझे पता था कि सु मेंग्याओं ने ही उससे कहा होगा कि मुझे कुछ और दिनों के लिए रोक ले, ताकि वो याद आने का नाटक कर सके और मुझे वापस घर ले जा सके। मैंने उसकी योजना नहीं बिगाड़ी और हाँ कह दिया। जाने से 3 दिन पहले मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। मिस्टर गु बोल रहे हैं? हेलो, मैं हिल्टन होटल का मैनेजर हूं। वही होटल जहां आपकी सगाई की पार्टी हुई थी। बात यह है कि आपके मंगेतर ने पहले ही हमारा मुख्य हॉल बुक कर रखा था। मुझे पता चला है कि परसों यहां शादी की पार्टी होने वाली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप आकर हमसे बात कर सकते हैं? मैं मना ही करने वाला था, लेकिन जब मैंने वो दिन सुना तो मैं चौंक गया। 1 जनवरी वही दिन था जब सु मेंग्याओं ने याद आने का नाटक करने की योजना बनाई थी, और वही मेरे जाने का दिन भी था। मैं मान गया, एक टैक्सी ली और वहां पहुंच गया। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, सजावट देखकर मैं पूरी तरह शांत हो गया। फूलों से लेकर शोपीस तक सब कुछ वैसा ही था जैसा सु मेंग्याओं ने मुझे प्रपोज करते समय सजाया था। वहां खड़े होकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अतीत में हूं या वर्तमान में। जो मैनेजर मेरे साथ अंदर आया था, वो मुझे कुछ बताने ही वाला था कि तभी उसे एक फोन आ गया और वो थोड़ी देर के लिए चला गया। मैं अकेला ही दूसरी मंजिल पर चला गया। मुझे याद आया कि कैसे सु मेंग्याओं ने हाथों में फूल लिए मुझे गले लगाया था और वादा किया था कि वो जिंदगी भर मुझसे प्यार करेगा। उस समय मैं अपनी आने वाली शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत उत्साहित था। किसने सोचा था कि सिर्फ 3 महीने बाद ही सब कुछ धुएं की तरह गायब हो जाएगा और कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक दरवाजा खुला। सु मेंग्याओ फूलों का गुलदस्ता लेकर अंदर आई और उसके पीछे चल रही लू शिन्यान इस खूबसूरत नजारे को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मेंग्याओ, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? सु मेंग्याओ ने कहा और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा।
ये वही जगह है जहां शियान के साथ मेरी सगाई की पार्टी हुई थी। परसों मैं अपने कुछ दोस्तों से कहकर शियान को यहां बुलवाऊंगी। तब मैं ऐसा दिखाऊंगी कि मुझे अपना अतीत याद आ गया है और मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं तुम्हें आज यहां इसलिए लाई हूं ताकि हम शुरू से इसकी रिहर्सल कर सकें। तुम बस शियान का किरदार निभाओ और देखो कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है। ये कहते हुए उसने लू शिन्यान को स्टेज के बीच में धकेल दिया और वे दोनों एक्टिंग करने लगे। एक बड़े खंभे ने मुझे पूरी तरह से छिपा रखा था। मैं उनकी असली एक्टिंग देख रही थी और मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मुझे मानना पड़ेगा कि सु मेंग्याओं में एक्टिंग का बहुत टैलेंट है। अगर मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता न होता और मैं 3 दिन बाद यहां आती तो शायद मैं भी उसके धोखे का शिकार बन जाती। भगवान का शुक्र है कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। नीचे चल रही रिहर्सल अब माफी मांगने के स्टेज तक पहुंच चुकी थी। लू शिन्यान झुकी और उसने सु मेंग्याओं को किस किया। वो रोमांटिक माहौल अब कुछ अजीब सा लगने लगा था। 2.5 मिनट बाद लू शिन्यान ने सु मेंग्याओं को गले लगाया और कहा, अगर उसके पास वापस जाने के बाद भी तुम्हें तसल्ली न मिले तो तुम कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हो। यह सुनकर सु मेंग्याओं की आंखों में एक अजीब सी नफरत झलकने लगी और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 दिन बाद सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ लू शिन्यान की होकर रहूंगी। मैंने अपनी आंखें झुका ली और अपनी आंखों में छिपी व्यंग्य भरी चमक को छिपा लिया। मेरे दिल ने उसे जवाब दिया, यह बहुत दुख की बात है सु मेंग्याओ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यहां से जाने से 2 दिन पहले मुझे एक मैसेज मिला कि मेरा नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं घर से निकली और अपना नया आईडी कार्ड और पासपोर्ट ले आई। जब मैं घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर उठाया, मैंने देखा कि सु मेंग्याओ दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे वापस आने का ही इंतजार कर रही हो। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो हिचकिचाई और पूछा, तुम कहां चले गए थे? मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और बहुत ही शांत लहजे में कहा, क्या तुम्हें कोई काम था? सु मेंग्याओ ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और ऐसा बर्ताव करने लगी मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ नहीं, बस मौसम के पूर्वानुमान में बताया गया था कि कल जोरदार बारिश होगी। अगर कोई जरूरी काम न हो तो बाहर मत निकलना। उसे साफ तौर पर डर था कि कहीं मैं कल गायब न हो जाऊं। लेकिन फिर भी उसने इतना बेवकूफी भरा बहाना बनाया। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने बस सिर हिला दिया। मुझे पता है, मेरे बेफिक्र हावभाव देखकर सु मेंग्याओ अंदर से थोड़ी घबरा गई। उसे लगा कि आजकल मेरा बर्ताव थोड़ा अजीब हो गया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि गड़बड़ क्या है। अगले दिन मैं बहुत सुबह उठ गया। 2 बजे की फ्लाइट को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना बचा हुआ सारा सामान पैक कर लिया। उस खाली कमरे को देखकर, जिसमें अब सिर्फ 2 बैग बचे थे, मैंने गहरी सांस ली। सुबह 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, थोड़ा पीछे हटा और देखा कि सु मेंग्याओं की कुछ सबसे अच्छी सहेलियां बाहर खड़ी थी। गुशिया, हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। डॉक्टर ने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि वो समय पर दवाई ले रही है और उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही है। चिंता मत करो। हाँ, हम भी चाहते हैं कि सु मेंग्याओं की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। हर कोई तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहा है। आज तुम्हारी शादी की 7वीं सालगिरह है। हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। मैंने उनकी तैयार की हुई बात सुनी और फिर बहुत ही सहजता से पूछा, किस तरह का सरप्राइज? हमारे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि उनमें से एक ने फोन उठा लिया। 1 मिनट बाद उनकी योजना बदल गई। गुशिया, एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। हमें सरप्राइज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुम अपना काम खत्म करो, हम तुम्हें रात में लेने आ जाएंगे। ये कहकर
वे सब बारिश में चले गए। बारिश में उनकी कार को ओझल होते देखकर मैं पीछे मुड़ा और अपना सामान नीचे ले आया। 10 मिनट बाद दरवाजे पर एक टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर ने मेरा सामान रखा और हम निकल पड़े। मैं विला से बाहर निकल गया। जब मैं पड़ोसी के घर के पास से गुजरा तो मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो एक स्पोर्ट्स कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। मेरा दिल भारी हो गया और मैं तेजी से पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ा। शाम के 5 बज रहे थे। पूरे दिन बारिश होने के बाद आखिरकार मौसम साफ हो गया था। संतुष्ट होकर सु मेंग्याओ ने दरवाजा खोला और बाहर की ओर हाथ हिलाया। इशारा करते हुए उसने लू शिन्यान से कार से बाहर निकलने को कहा। वो अभी भी अपने बटन बंद कर रहा था। उसने मुंह बनाया और उसकी ओर देखा। वो उसे चूमने के लिए नीचे झुका। स्क्रीन पर समय देखते हुए सु मेंग्याओ ने अपना सिर घुमा लिया और उससे बच गई। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, रुक जाओ। सु मेंग्याओ ने उसे बीच में ही रोक दिया और एक बॉस वाले अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया था कि हम 2 महीने का एक खेल खेल रहे हैं। अब वो समय खत्म हो गया है। तुम्हें यहां से जाना होगा। उसका ये ठंडा रवैया देखकर लू शिन्यान को कार से बाहर निकलना पड़ा। सु मेंग्याओ ने कार की खिड़की खोली और एक्सीलरेटर दबा दिया। हवा ने कार के अंदर की सारी हवस को उड़ा दिया। नेविगेशन स्क्रीन पर दूरी देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हिल्टन होटल के बाहर कार रुकने के बाद मुख्य हॉल की ओर जाने के बजाय वो सीधे ऊपर चली गई। आज दोपहर के उस ड्रामे की वजह से उसके कपड़े बहुत ज्यादा सिकुड़ गए थे। उन्हें ठीक करने की जरूरत थी। बाथरूम में जाने से पहले उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें कुछ निर्देश दिए। दूसरी तरफ मौजूद लोग एक साथ हंसने लगे। मेंग्याओ दीदी, तुम चिंता मत करो। सुबह ही गु शिन्यान ने आने के लिए हाँ कर दी थी। वो हमें लेने के रास्ते में ही है। हाँ, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि बाद में तुम्हें कैसे पेश आना है। ये कोई आसान काम नहीं है। तुम 2 महीने से ये नाटक कर रही हो और अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तुम्हें किस बात का डर है? गु शिन्यान मेंग्याओ दीदी से बहुत प्यार करता है। उसे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। सु मेंग्याओ उनसे ये बेकार की बातें नहीं सुनना चाहती थी। हंसते हुए उसने उनसे कुछ कहा और फोन सोफे पर फेंक दिया। आधे घंटे बाद जब वो अपने बाल ठीक करके बाहर निकली तो उसने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा था। उसने स्क्रीन चालू की और 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल देखे, जिससे उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अपनी घबराहट को दबाते हुए उसने फोन उठाया। तुम इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मेंग्याओ दीदी, हम 10 मिनट से ज्यादा समय से विला का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन गुशियान बाहर नहीं आया। वो हमारे मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा है और उसका फोन भी बंद है। अब हमें क्या करना चाहिए? उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। सु मेंग्याओ का मूड खराब था। शायद वो सो रहा है। तुम लोग मेरे घर जाओ, पिताजी से एक एक्स्ट्रा चाबी ले लो और अंदर चले जाओ। दोस्तों ने हाँ में जवाब दिया। सु मेंग्याओ ने अपना सिर पकड़ लिया और रात के लिए एक योजना के बारे में सोचने लगी। तैयार होने के बाद वो अपना सामान लेकर नीचे चली गई। होटल मैनेजर ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सु मैडम, कृपया सजावट देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी पसंद ना आए तो हम उसे तुरंत बदल देंगे। सु मेंग्याओ ने उसकी तरफ देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। अपनी तारीफ सुनकर मैनेजर खुश नहीं हुआ। सु मैडम, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। सच कहूं तो मुझे आपके मंगेतर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने इसे ठीक इसी तरह से सजाया है, तो मैंने उसे यहां बुला लिया। ये बात सुनते ही सु मेंग्याओ के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने गुस्से से पूछा, तुम्हें उससे संपर्क करने की इजाजत किसने दी? ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। क्या तुम्हें पता नहीं था? जैसे ही वो गुस्सा हुआ, एक मैनेजर डर गया और चिल्लाया, मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने इमरजेंसी में मिस्टर गु को बुलाया
और तुमने ये भी नहीं बताया था कि इस बात को सीक्रेट रखना है। मुझे लगा कि तुम दोनों की सगाई हो चुकी है, तो 1 महीने से ज्यादा की सारी प्लानिंग बेकार चली गई। सु मिंगयाओ गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने अंगूठे को जोर से रगड़ा और अभी गुस्सा होने ही वाला था कि उसके दोस्त का फोन आ गया। मिंगयाओ, मिंगयाओ, दीदी, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। गुशिया गायब है। मैनेजर की बातें और साथ ही ये खबर सुनकर सु मिंगयाओ का दिमाग सन्न हो गया। तो जाओ, उसे ढूंढो। उसका गुस्सा सुनकर फोन के दूसरी तरफ उसका दोस्त रोने ही वाला था।